अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक अलजबरा की वर्कशीट जिसमें बेसिक अलजबरा से लेके मैं आपको जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स तक अलजबरा की मतलब बेसिक है और मीडियम लेवल है। ये एडवांस लेवल अलजबरा नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप अलजबरा से रिलेटेड वीडियोस बनाएं क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो अलजबरा में वीक हैं। तो उनने कहा था कि कुछ आप जो है ना ऐसी वर्कशीट बनाएं ताकि उससे उनकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा एक अलजबरा की वर्कशीट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है इसमें हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अलजबरा में जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएंगे ना, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को अलहदा कर देना है और कांस्टेंट टर्म्स को अलहदा कर देना है। अब बात है कि वेरिएबल्स कौन से होते हैं और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती है। वेरिएबल्स वो होती है जिनके साथ ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स अटैच्ड होती हैं, जैसे कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2। अब हमने यहाँ पे करना क्या है कि इस जो मेरे पास वेरिएबल वाली टर्म है ना, इसको मैंने अलहदा करना है। फिर मैंने क्या करना है कि मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ठीक है, अगर एक दफ़ा भी सारा बता दूँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन प्रॉब्लम 1। ठीक है, प्रॉब्लम 1 के हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 2x + 5 इज़ इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि वेरिएबल्स को अलहदा करना है, कॉन्स्टेंट्स को अलहदा करना है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये हो जाएगा, यहाँ से मैंने इस 5 को ख़त्म करना है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये जो है ना हम इसको उठा के इधर ले गए। मोस्टली टीचर्स भी इसी तरह बोलते हैं कि इसको उठा के हम इधर ले गए, जबकि बेसिकली मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं होता। हम लोगों ने अगर कोई पॉजिटिव टर्म है ना उसको ख़त्म करना है ना, तो उसी की नेगेटिव टर्म से बोथ साइड से हम क्या करते हैं, मतलब कि बोथ साइड पे हम माइनस करते हैं वो वाली टर्म। और अगर हमारे पास कोई टर्म माइनस में हो ना तो वही टर्म मतलब अगर पॉजिटिव है ना तो ऑपोजिट साइन के साथ। अगर हमारे पास है ना +5 है तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, -5। और अगर -5 होता है तो हम बोथ साइड पे क्या करते हैं, +5। जैसे कि यहाँ पे +5 है तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, -5। तो 2x + 5 इज़ इक्वल्स टू 11। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड से -5 करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 - 5। ये 5 और 5 कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल टू 11 में से हम जब 5 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वही बात हुई कि ये +5 था और मतलब कि मोस्टली ये कहते हैं यहाँ से आके इधर माइनस हो गया। बेसिकली करते हैं कि हम लोग पीछे स्टेप क्या होता है, मैथमेटिकली बोथ साइड से हमने माइनस किया होता है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है और इस साइड पे आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए एक्स के साथ क्या है, हमारे पास एक कोफिशिएंट अटैच्ड है, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रही हूँ इसको। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 6। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट का सलूशन करते हैं। सेकंड पार्ट है जी मेरे पास कि 3 × x - 4 इज़ इक्वल्स टू 15। ठीक है जी, ये मेरे पास है। अब हम क्या करेंगे, मैंने सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स ली हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है जी 3x - 4 इज़ इक्वल्स टू 15। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक बच्चे और मिस्टेक भी ये करते हैं कि जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होती है ना उसके शुरू में भी इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं।
एक जो इक्वेशन होती है ना उसमें सिर्फ एक इक्वल्स टू का साइन होता है, दो कभी भी नहीं होते, ठीक है। अगर आप शुरू में दोबारा लगा देंगे ना तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए जिसके बीच में ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को अंदर से सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें, एक हमारे पास वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसको तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x माइनस 3 4 जो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 15। अब वही वाला स्टेप, मैंने साथ से कांस्टेंट टर्म को ख़त्म करना है, तो -12 है तो मैं बोथ साइड पे क्या करूँगी, +12। ये दोनों कैंसिल आउट, 3x इज इक्वल्स टू 5 + 2 7 1 + 1 2 27। अब x के साथ जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है, बोथ साइड पे 3 से डिवाइड, 3 और 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 3 9 27, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, हम इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो थर्ड है। थर्ड में क्या करना है हमने कि मेरे पास है x/3 + 7 इज इक्वल्स टू 12। मैंने एक जो है ना प्रॉब्लम ले ली है फ्रैक्शन वाली भी, ताकि कोई ऐसी आ जाए तो आप लोगों के लिए मसला ना हो। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी x/3 + 7 इज इक्वल्स टू 12। अब इसमें भी ये करना है कि सबसे पहले की जो कांस्टेंट टर्म है इसको ख़त्म करना है। तो x/3 + 7 - 7 इज इक्वल्स टू 12 - 7, ये दोनों तो कैंसिल आउट। x/3 इज इक्वल्स टू 12 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 5। अब मेरे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि मतलब कि डिवाइड हो रही हो वेरिएबल से, उसको हमने ख़त्म करना हो तो उसी नंबर से बोथ साइड पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, यहाँ से 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 5 3 = 15, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 1 जो है ये भी मेरे पास सॉल्व हो गई है, और इसके जो तीनों पार्ट्स थे उनका आंसर आ गया हुआ है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि मेरे पास है जी प्रॉब्लम नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फर्स्ट हमारे पास इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि हमने, ये जाहिर सी बात है कि सारी वेरिएबल्स टर्म्स हैं हमारे पास, तो हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है और या सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद हमने इनका आंसर लेके आना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है 3x + 2 2x - 5x, ठीक है जी। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिमास रूल को फॉलो करेंगे। हमारे पास है 3x + 2x - 5x। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 5x - 5x। तो 5 में से 5 को माइनस करें, पीछे क्या आता है, 0। यानी कि ये जो मेरे पास गिवन जो एक्सप्रेशन था इसका आंसर क्या आ गया, 0, क्योंकि दोनों जो मेरे पास वेरिएबल टर्म्स हैं दोनों एक जैसी आ गई, और माइनस का साइन था तो वो कट के क्या हो गया, 0 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सेकंड मेरे पास है जी 4 × 2x - 3 + 2 × x + 5, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास है जी 4 × 2x - 3 + 2 × x + 5, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि ब्रैकेट्स को अंदर से सॉल्व करना है। आप जैसे कि यहाँ पर भी देख लें, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट टर्म है, अंदर तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमने क्या करना है, बाय मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास, 8x ± 4 3 ज़ा 12 + 2 × x 2x + 2 5 ज़ा 10, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास। अब वेरिएबल्स को अलहदा कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को अलहदा। 8x + 2x - 12 + 10, तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10x, और -12 + 10 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 10x - 2। अब एक ये मेरे पास वेरिएबल वाली टर्म है और एक कांस्टेंट वाली, तो ये दोनों आपस में तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, इस वजह से ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 3 जो है
उसको भी हम देख लेते हैं। वो मेरे पास है जी 3x² माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, ये मेरे पास है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कोई भी ऐसी टर्म आ जाए जिसमें आपको लगे कि भाई ये सारे जो नंबर्स हैं ये एक ही टेबल में आते हैं। जैसे कि देखें 3x² माइनस 6x प्लस 9, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, यानी कि यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो 3 को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा x², क्योंकि 3 को तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। 3 2 6 और फिर क्या हो जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 और 3 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। पीछे मेरे पास क्या बच गया, x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब अगर हम इसकी करें, जब आपके पास ऐसी टर्म आ जाए तो इसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप ना इसकी आगे मिड टर्म ब्रेक कर लें। ठीक है, ये भी आपके पास होता है कि इसको आगे अगर आपने फर्दर सॉल्व करना है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। लेकिन इधर उन्होंने कहा था कि जस्ट हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये बस यहाँ तक हमारे पास इनफ है इसका आंसर। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखा नहीं है कि हमने इसे फैक्टर्स में लेके आना है, तो यहाँ तक ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम नंबर 3 है इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर करना है। ये जो गिवन प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, इसको हमने क्या करना था, फैक्टर करना था। फैक्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने क्या करना था, फैक्टर करना था। तो अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट जो है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि हम इनका सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2 का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 3 का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्यूशंस। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास x² माइनस 4। ठीक है, हमने इसका सोल्यूशन करना है। मेरे पास गिवन क्या है, x² माइनस 4। तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास स्क्वायर है, लेकिन 4 क्या होता है मेरे पास, 2 का स्क्वायर। और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए मेरे पास है a² माइनस b², तो किसके इक्वल है, a प्लस b और a माइनस b, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये हम इसे फैक्टर्स में ले आए, तो ये आ गया इसका आंसर। अगर यहाँ पर होता ना इक्वल्स टू 0, तो हमने फिर इस x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं है, इस वजह से जस्ट हमने इसे फैक्टर्स में कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सप्रेशन, वो है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले आपने देखना है, अगर तो कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन कर लेना है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि पहले तो देखना है कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि अगर यहाँ पर फार्मूला बन रहा है तो हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, ये तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। मैं यहाँ पे दोबारा इसको रिपीट में लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 9 में क्या है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर a² भी बन गया मेरे पास, b² भी। ये मेरे पास जो टर्म है ये a की है, ये b की है, तो a² प्लस b² दरमियान में 2ab, यानी कि 2a क्या है मेरे पास x और b क्या है मेरे पास 3। तो आप देखेंगे क्या, इनको मल्टीप्लाई करने से यही आता है, 3 2 क्या होता है 6, यानी कि ये फार्मूला इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab, ये किसके इक्वल आता है हमारे पास, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
ये हमारे पास इक्वल आता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी a क्या है मेरे पास x है और b क्या है मेरे पास 3, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले बीच में से जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके बीच में से आपने देखना है क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेना है। और कॉमन अगर ना आ रहा हो तो आपने देखना है कि क्या ये किसी फार्मूला को सेटिस्फाई कर सकता है ये एक्सप्रेशन। अगर फार्मूला को भी ना सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसके बाद थर्ड चीज़ होती है कि आपने इसे फैक्टराइज करना होता है, या तो फैक्टराइज कर लें या इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अभी हम आते हैं थर्ड पे, देखते हैं इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। थर्ड जो है मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ठीक है जी, ये मेरे पास है, इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि सबसे पहले आपने देखना है अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। तो ये टर्म आ गई मेरे पास। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, 3 जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो फिर अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। यही हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनको सॉल्व करने के यही मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है कि मिड टर्म ब्रेक, दूसरा होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के हम इसे सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं हम कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है 3x स्क्वायर आ रहा है। अब दो हमने कोई ऐसे डिजिट ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +2 आए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास -3x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो 2 को तो एज इट इज़ बाहर लिखें, अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। और अगर आप गौर से देखें तो 3 1 ज़ा क्या होता है 3 होता है और 3 - 1 क्या होता है 2, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे +3x माइनस x माइनस 3। ठीक है जी, बाहर आ गया 2। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या आ जाएगा x + 3। नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, यानी कि 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो -1, और जब भी बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया जाता है अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि अंदर क्या आ जाएगा x + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 तो बाहर एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको लिखते किस तरह हैं, जो दोनों कॉमन टर्म्स होती हैं उनको लिख लेते हैं यानी कि x + 3, और जो अनकॉमन टर्म्स होती हैं उनको लिख लेते हैं यानी कि x - 1। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर 2 × x + 3 × x - 1। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो प्रॉब्लम नंबर 3 थी उसके भी सारे क्वेश्चन जो हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जो कि मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 4। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉब्लम नंबर 4। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्रॉब्लम नंबर 4 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए जैसे मैं पहले आपको बता रही थी यहाँ पर = 0 है, यानी कि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो था जस्ट फैक्टर्स, तो हम फाइंड आउट कर रहे थे x - 2 या x - 3 इस तरह कर रहे थे, लेकिन अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्योंकि = 0 है। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास है वो है जी x² - 9 = 0। तो हम इसको क्या कर देंगे कि x तो आ गया ना x का स्क्वायर और 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर = 0। फार्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था, a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, तो यही अप्लाई करेंगे, a² - b² = a + b, यानी कि x + 3 × x - 3 = 0।
इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि हम इनको इक्वल्स टू ज़ीरो रख लेंगे, यानी कि x प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल्स टू ज़ीरो रख लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस थ्री, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस थ्री। बेसिकली यहाँ पे बोथ साइड पे माइनस थ्री की है और यहाँ पे बोथ साइड पे प्लस थ्री की है, यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ गया। तो ज़ीरो माइनस थ्री हमारे पास क्या होता है, माइनस थ्री, और ज़ीरो प्लस थ्री हमारे पास क्या होता है, थ्री होता है। तो दोनों वैल्यूज़ हमने x की फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर हो गया जी इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस 3 को इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, इधर आके हो जाएगा माइनस 3 है, बोथ साइड से हमने माइनस 3 किया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है हमने, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 3 2 6 प्लस माइनस 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 6x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, और मिडल में टर्म किया मेरे पास प्लस 5x। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मेरे पास इस तरह होता है, 6 1 6 होता है और 2 3 6 होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 हमारे पास होता है ना, 2 3 6 होता है, लेकिन 2 प्लस 3 तो 5 हो जाएगा, लेकिन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन होगा, जिसकी वजह से ये मेरे पास सही से सॉल्व नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे साथ में माइनस चाहिए। तो हम इसे कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस हम इसको कर देंगे 6x माइनस 1x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें 6 माइनस 1 क्या होता है, 5, और 6 1 6 और साथ में माइनस साइन है ना, तो 6 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 6, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमने दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लिया कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, और ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 5x आ रहा है। अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स में से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 3 6। यहाँ से माइनस 1 को अगर हम कॉमन लें तो अंदर क्या आ जाएगा, x, और बाहर जब माइनस साइन कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा जो कॉमन टर्म्स है वो लिख लेनी है, और एक दफ़ा जो अनकॉमन है हमारे पास उनको हमने लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ना हमने x को भी कॉमन लेना है, क्योंकि देखिए दोनों टर्म्स में x भी तो कॉमन आ रहा है ना, ये देखिए x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे, तो इसी वजह से यहाँ से बाहर भी x कॉमन आ गया। तो एक दफ़ा कॉमन टर्म्स को लिखेंगे, यानी कि x प्लस 3, और अनकॉमन टर्म्स क्या हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी इसी तरह कर देंगे कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1। बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा फिर कि एक x की वैल्यू आ गई माइनस 3, और दूसरे की क्या हो जाएगी, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 लिखें या इसको पॉइंट्स में लिख दें 0.5, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों आंसर्स आ गए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास थर्ड पार्ट है, और वो है मेरे पास कि यहाँ पर है मेरे पास थर्ड पार्ट है। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये दोनों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2x प्लस 4 और 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब वो दोनों को क्या कर देते हैं, 0 के इक्वलेंट रख देते हैं। 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस 4 को इस साइड पे ले जाते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 एंड 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4।
2x इज इक्वल्स टू -4 एंड 2x इज इक्वल्स टू +4। हमें x चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए, बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 यानी कि x इज इक्वल्स टू -2 एंड यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास +2 आ गया। यानी कि x की दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। एक मेरे पास x की वैल्यू आई है +2 और एक मेरे पास x की वैल्यू आई है -2। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब हमने करनी है इसकी फिफ्थ प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, तो हम फिफ्थ को कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास ये है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 27, फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, वो कह रही हैं कि दो कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद आने वाले, जैसे 1 2 3, ये क्या एक दूसरे के कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, एक के बाद एक आने वाला नंबर। अब यहाँ पे इनने इंटीजर्स बोला है, अब इनने बताया नहीं कि कौन से इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि इंटीजर्स हमारे पास क्या है, एक्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स। तो फर्स्ट अगर एक्स है तो एक्स के बाद आने वाला कौन सा इंटीजर होगा, सेकंड यहाँ पे कर देते हैं, तो x+1 हो जाएगा ना। जैसे 1 के नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 2 है, यानी कि 1 के बीच में 1 ऐड करो तो 2 आता है, 2 के बीच में 1 ऐड करो तो 3 आ जाता है, तो ये एक दूसरे का कंसेक्यूटिव नंबर है। इसी तरह इनको भी निकालने के लिए फर्स्ट अगर हमने x लेट किया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 27 के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि x+1, क्योंकि ने लिखा था सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास किसके इक्वल है, 27 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x+1 इज इक्वल टू 27। तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, x+x क्या हो जाएगा, 2x+1 इज इक्वल टू 27। बोथ साइड से -1 कर देंगे, यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 27 - 1, यानी कि 2x इज इक्वल टू 26। बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 13, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हमारे पास फिर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या था, x था ना, इज इक्वल्स टू x विच इज़ इक्वल्स टू 13, और सेकंड हमारे पास इंटीजर क्या आ जाएगा, x+1 था ना, दिस इम्प्लाइज 13+1 विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो यही थे हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, सो द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। तो हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो आ गए हैं 13 और 14। सेकंड हमारे पास है प्रॉब्लम है कि द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 पीपल। अब यहाँ पे मैं कह रही हैं कि दो बंदे हैं, उनकी जो रेशो है एज की वो क्या है, 3:5 है, और कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज 64, फाइंड देयर एजेस। वो कह रहे हैं उधर इनने सिर्फ हमें रेशो बताई हुई है कि दोनों की जो एज है उसका डिफरेंस क्या है, रेशो में बताया 3:5, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी एजेस को ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है, 64। ठीक है, तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमारे पास क्या है, रेशो ऑफ एजेस, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम नंबर 5 का। तो रेशो ऑफ एजेस क्या है मेरे पास, 3:5 है, और सम ऑफ एजेस क्या है मेरे पास, 64। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3:5 है ना, तो अब हमें पता नहीं है कि 3:5 हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे क्या कर देंगे, इनके साथ x अटैच कर देंगे, और इन्हें क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एजेस, सम यानी कि हम क्या कर देते हैं, इन दोनों रेशियोज के साथ x को लगा के हम इनको ऐड कर देते हैं और इक्वल्स रख देते हैं 64 के। तो 3x + 5x इज इक्वल्स टू 64, यह आ गया मेरे पास। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 + 5 मेरे पास क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल्स टू 64। हमें x चाहिए, बोथ साइड पे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 और 8 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 8 8 + 64। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 8 आ गई है। तो हम लिख देते हैं एज ऑफ फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या गिवन है, रेशो क्या थी, 3x थी ना फर्स्ट पर्सन की, तो 3x इज इक्वल्स टू 3 × 8 विच इज़ इक्वल्स टू 24। यानी कि फर्स्ट पर्सन की एज क्या है, 24 ईयर्स। और सेकंड की क्या है, एज ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 5x। तो 5x इज इक्वल्स टू 5 × 8, 5 8 हमारे पास क्या होता है, 40। यानी कि सेकंड पर्सन की एज क्या है, 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास दोनों की एजेस आ गई हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो गई है। अब हम करते हैं यहाँ पर इसकी नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जो मेरे पास है इसकी प्रॉब्लम नंबर 6 आज की वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको चाहिए हो कि मैं ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब हम कर रहे हैं इसकी आज की वीडियो की जो लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉब्लम नंबर 6। इसके फर्स्ट मेरे पास है कि नंबर इज इंक्रीज बाय 8 इज 20। अब हमें वो नंबर नहीं पता तो हम कर देते हैं कि लेट द नंबर बी, यहाँ पे बल्कि मैं लिख भी देती हूँ, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इज 20। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में मैं लिख देती हूँ कि लेट द नंबर बी, हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास क्या है, x है। तो अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इज 20। यानी कि कोई नंबर है जो कि हमने लेट कर लिया x, इंक्रीज्ड यानी कि उसमें जब ऐड किया गया 8 तो आंसर क्या आया, 20। उस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। तो बोथ साइड से -8 कर देंगे, यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा 20 - 8। तो 20 में से जब 8 को माइनस कर दें तो क्या आ गया, 12। तो वो नंबर क्या था हमारे पास, सो द नंबर इज 12। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड हमारे पास है 3 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 टाइम्स a number decreased by 5 is equals to 10। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि वो जो नंबर है ना हमारे पास वो x है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट द नंबर बी x। हमने लेट कर लिया कि वो नंबर हमारे पास x है। 3 टाइम्स अ नंबर यानी कि 3x डिक्रीज्ड बाय 5, डिक्रीज्ड -5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर 3x डिक्रीज्ड बाय 5, तो -5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमने। अब ये -5 है, बोथ साइड पे +5 कर देंगे, यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10 + 5। 3x इज इक्वल्स टू 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15। तो 3x इज इक्वल्स टू 15। आगे हम इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मेरे पास है जी 3x इज इक्वल्स टू 15। अब हम क्या कर लेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 और 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 3 5 + 15। तो x हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द नंबर इज 5। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट आज की प्रॉब्लम है कि द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 7 इज 15। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम को तो लिख लेते हैं। थर्ड है कि द सम ऑफ ट्वाइस a number and 7 is 15। हमारे पास है कि द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 7 is 15। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि लेट कर लेते हैं कि नंबर हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, लेट द नंबर इज x। तो सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर यानी कि 2x, द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 7, सम है यानी कि 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ट्वाइस अ नंबर, सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 7, तो सम प्लस ट्वाइस अ नंबर एंड 7 इज इक्वल टू 15। बोथ साइड से -7 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 -7। 2x इज इक्वल टू 15 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोथ साइड पे 2 से डिवाइड करें, x इज इक्वल्स टू 2 4 सा 8, यानी कि x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द नंबर इज़ 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अलजबरा की वर्कशीट करवाई है बेसिक लेवल से मीडियम लेवल तक। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, डिटेल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।